हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज, जिसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है जी। उसके अंदर मैं 2018 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ में ध्यान रखना भैया, जितनी भी चीजें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हर किसी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी सिर्फ कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत कर देते हैं हमारे चैप्टर की, जो कि होने वाला है सॉल्यूशन। अब भाई साहब देखो, चैप्टर ये जो दे के रखा हुआ है इसका वन शॉट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। इसके अलावा बात की जाती है जो सुपर क्विक रिवीजन होता है, जिसको हमने नाम दिया है कम में बम, वो भी ऑलरेडी आप लोगों के पास में मिल चुका है। अब यहां पर सीधे से बात आ जाती है भैया 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स से। अब इसमें क्या है कि 2018 तक 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 मार्क्स वाले नहीं आए हैं। जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए जी, हमारी कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है 2018 में पूछा गया, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, aquatic एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ठीक है, गर्म पानी में मजा नहीं आता, बोले ठंडे पानी में ज्यादा मजा आता है एक्वाटिक एनिमल्स को। क्यों ठंडे पानी में ज्यादा मजा आता है? तो भाई साहब बात बहुत सिंपल सी है कि जो आपके पास में कोल्ड वाटर होता है ना, तो कोल्ड वाटर के रिगार्डिंग पहली बात तो यह ध्यान रखो कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं इनको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भैया? ऑक्सीजन गैस की। परंतु ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कौन सी वाली रहती है? ये एक ऑक्सीजन गैस होती है डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर डिसॉल्व्ड जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन की, ये उन्हें क्या करते हैं? सांस लेते टाइम पर इनहेल करते हैं। अब देखो सिचुएशन बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल है। हम लोगों ने इस चैप्टर में एक लॉ पढ़ के रखा हुआ है। वो लॉ क्या है सर? वो है हमारे पास में हेनरीज का लॉ। ये हेनरीज का लॉ हमें क्या बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस डिसॉल्व। ठीक है, ये बोलता है यहां पे। अब जरा भाई साहब इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट आप लोगों के सामने दे के रखा हुआ है, और वो पॉइंट यहां पर ये दे के रखा हुआ है कि सर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर एक छोटा सा रूल आएगा, वो आता है भैया रिगार्डिंग टेम्परेचर के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो उतना ही क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो भाई साहब बहुत सिंपल सा काम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज होती है तो सीधा सा यहां पर काम ये निकल कर आता है कि भैया जो ऑक्सीजन तुम मिक्स वाली ले रहे थे वो मिक्स वाली ऑक्सीजन तुम्हें मिल नहीं रही है कि नहीं? टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग पता ही है ना कि जैसे अगर आपके पास में टेम्परेचर को कम किया जाता है और कम टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। हेनरीज ने समझा के रखा था। तो चाहो तो एक शॉर्ट में इसका आंसर लिख सकते हो सर, बिकॉज एक्वाटिक एनिमल ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, और हेनरी ने हमको यह बता के रखा हुआ था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है या जो मोल फ्रैक्शन होता है गैसेस का, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। और साथ ही साथ में अगर टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी गिर जाती है। तो गर्मी में क्या होगा? कम ऑक्सीजन मिलेगी और कम ऑक्सीजन मिक्स होगी तो सांस लेने में दिक्कत आती है एक्वाटिक एनिमल्स को। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब साथ में मिलाया जाता है तो किस तरह का यहां पर जो आपके पास में सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बोल रहा हूं, एक्सियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, वो फॉर्म होता है। जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन दैट डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, ये कहानी बोल के रखी हुई है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई बात? क्या कहानी बोल के रखी हुई है? पहली बात तो ये बोल के रखा है कि कौन सा एक्सियोट्रॉपिक मिक्सचर ये बनाता है। तो भैया जी इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि यहां पर शो होता है नेगेटिव डेविएशन। याद करो हम लोगों ने वन शॉट के अंदर इस एग्जाम्पल को देखा था, साथ ही साथ में हम लोगों ने देख के रखा हुआ था जो क्विक रिवीजन होता है वहां पर भी, जब कभी भी नेगेटिव डेविएशन परफॉर्म होता है तो यहां पर जो एजियोट्रॉप होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपके पास में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप
ड्रॉप। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी होती है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर मैंने ग्राफ में आपको समझाया था, सारी की सारी वैल्यू चाहे प्रेशर हो टेम्परेचर हो, सब कुछ क्या हो जाता है नेगेटिव। प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सारा नेगेटिव में चला जाता है। प्रेशर वगैरह सारा नेगेटिव में क्यों जाता है, जरा इस बात पर ध्यान देना। देखो जब कभी भी आप सॉल्यूशन को बनाते हो तो होता क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग में होता है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट को आपस में कंबाइन करने पर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन के बनते टाइम पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये यहां पे फॉर्म होता है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जब आपने यहां पर इनको मिलाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हुआ है, इंटरैक्शन हुआ है। अब ध्यान दो, अगर मिनिमम यहां पर आ रहा है आपके नेगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आ रहा है, तो इसका मेन रीजन यहां पर यह निकल कर आता है कि इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है और इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाता है भाई साहब, हमारे पास में चेंज हो जाता है। यहां पर इनका जो इंटरैक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू दिस। तो देखो होगा क्या, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये भारी हो जाते हैं। अगर ये भारी हो जाएंगे तो इनका गैस बनकर ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। और भाई साहब अगर गैस बनकर ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो जा रहा था, परंतु उसके अंदर आपने एक ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जो कि पानी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और ज्यादा अच्छी तरह से मिक्स होकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, अब इनका ऊपर उड़कर जाना हो जाएगा मुश्किल, जिस वजह से शो करेंगे ये नेगेटिव डेविएशन को। और जो नेगेटिव डेविएशन है वो बताता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बताया था, ये बता दिया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से यहां पर यह घटना आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है भाई साहब, बहुत सिंपल है। राउल्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि सर जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये बाद में बोल के रखा हुआ था। अब यहां पर थोड़ा सा और हम लोगों ने इस चीज को इन्हांस करा कि सर जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, इक्वल और क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये क्या है आपके पास में भैया, ये है आपके पास में इनिशियल वेपर प्रेशर। x बराबर क्या होता है भैया हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और P हमारे पास में ये वाला क्या है, ये वाला आपके पास में है वो टोटल वाला। या टोटल बोलने से बेहतर है कि अगर यहां इनिशियल बोल के रखा हुआ है तो यहां पर क्या बोला जाए, फाइनल बोला जाए। तो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि जो आपके पास में वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर आपके पास में क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। ध्यान रखना इस बात को, जो इनिशियल वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कहानी देख के रखी हुई है, दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। फिर क्या बोल के रखा है, दो कैरेक्टरिस्टिक बताने ऐसे सॉल्यूशन की जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ की। और ये तो हमें भैया बचपन से ही पता है। क्या बात पता है हम लोगों को कि जो भी कोई ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को वो क्या कहलाते हैं, सर वो कहलाते हैं हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन। दो कैरेक्टरिस्टिक बोल के रखा हुआ है सर, बहुत आसान है। दो कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं कि सर जो चेंज इन एंथैल्पी होती है इस तरह के आइडियल सॉल्यूशन में वो क्या होती है, जीरो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सर जो चेंज इन
वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है इसके अंदर जीरो। थर्ड भी लिख ही देते हैं, कभी तुम भूल गए तो सर यहां पर जो थ्योरेटिकल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑब्जर्वेबल वेपर प्रेशर के। और एक और लिख लो बोनस पॉइंट में, कोई समस्या वाली बात नहीं है कि सर यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि सर सॉल्यूट एंड सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल हो जाता है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के, जो कि इक्वल हो जाता है सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के। तो दिस इज राउल्स लॉ, और ये होती है उसके 4 प्रॉपर्टीज जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को। ठीक है, 4 में से जो भी 2 चाहो, सिंपल सी पहली और दूसरी वाली इजी है तो लिख लेना। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन। राइट, टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए भाई साहब, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तरफ मैंने लिख दिया आइडियल, एक तरफ मैंने लिख दिया नॉन आइडियल। ठीक है भाई साहब, कितना सिंपल सा है। पहला वाला क्या करता है सर, पहला वाला ओबे करता है राउल्स लॉ को, और यहां पर अगर पहला वाला ओ करता है तो क्या इसका जस्ट उल्टा, डू नॉट ओबेज राउल्स लॉ। फिर बात कर लेते हैं भाई साहब सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में क्या होता है कि सर चेंज इन इंथैल्पी जो होती है यहां पर 0 होती है, जबकि यहां पर चेंज इन इंथैल्पी होती है इस पूरे एंटायर रिएक्शन की वो 0 नहीं होती है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, सर चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, और यहां पर बात कर लेते हैं कि सर चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सर थ्योरेटिकल प्रेशर बराबर होता है ऑब्जर्वेबल प्रेशर के, जबकि फोर्थ पॉइंट यहां पर बोलता है कि थ्योरेटिकल प्रेशर बराबर नहीं होता है ऑब्जर्वेबल प्रेशर के। और पांचवा भी लिख ही लो, अभी इतनी देर तक लिख ही रहे हैं। पांचवा बोलता है कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स, इन सब के बीच में बराबर होता है। जबकि आपके पास में जो नॉन आइडियल्स होते हैं इनके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। 2 पूछे थे, 5 बहुत सिंपल से मैंने लिख दिए हैं। जितने चाहो इसमें से यूज कर सकते हो, जोन सा यूज करना है वो यूज कर सकते हो, इजी बात है। ठीक है भैया जी, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Why a mixture of carbon disulfide and acetone show positive deviation from Raoult's law? ठीक है, क्या बोल के रखा हुआ है कि आपके पास में रखा हुआ कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर? कौन सा एजियोट्रॉप यहां पे फॉर्म्ड होता है? अब भैया देखो, बहुत एक सिंपल सी चीज बताऊंगा मैं, ये चीजें मैंने कई बार समझा के भी रखी हुई है। कहानी क्या है सर, बहुत सिंपल सी है। कोई सा भी आप अगर डेविएशन परफॉर्म करते हो, आइदर इट इज पॉजिटिव डेविएशन या फिर हो इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन, तो इसके रिगार्डिंग क्या कहानी होती है सर, थोड़ा सा मैं यहां पर ये ग्राफ बना दूं एक सिंपल सा। ये ग्राफ आपके पास में होता बेसिकली आइडियल के लिए होता है, जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना उसके लिए होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरह से बन के रखा हुआ रहता है, जहां पर आपको पता है यहां आपके पास में होता है सॉल्वेंट, यहां पर होता है आपके पास में सॉल्यूट, और इसके अलावा बात करता हूं तो ये इनिशियल प्रेशर रहता है। यहां पर XA इज इक्वल टू क्या होता है, 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है 0। यहां सॉल्वेंट मिनिमम है, यहां पे सॉल्वेंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम सॉल्वेंट पर प्रेशर भी मैक्सिमम आता है। वहीं अगर बात करता हूं यहां पर सॉल्यूट मिनिमम मैक्सिमम है और यहां पर सॉल्यूट क्या होता है, मिनिमम। तो बी वाला जहां 1 है तो यहां मैक्सिमम वैल्यू को परफॉर्म करता है। ठीक है भाई साहब, अब कहानी में ट्विस्ट यहां पर तब आता है जब कभी भी मैं यहां बात करता हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि सर जो आपके पास में यहां रिएक्टेंट है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन या आइडियल वाले से पॉजिटिव में जाएगा, सॉल्यूट भी पॉजिटिव में जाएगा, तो एंटायर सॉल्यूशन भी कहां जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। सारी वैल्यू पॉजिटिव 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 होती जा रही है। और अगर सर ये कहानी को मैं फॉलो करता हूं और मैं बोलता हूं कि कार्बन डाइसल्फाइड
जो कि होता है CS2 प्लस बात कर लेता हूं मैं एसीटोन जो कि होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इन्होंने बोल के रखा हुआ है कि सर ये जो चीज है ना ये क्या शो कर रही है, सर ये शो कर रही है हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन। और सर अगर ये चीज पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है सारी वैल्यू पॉजिटिव में चली जाना। प्रेशर भी यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर यहां पर क्यों बढ़ रहा है, सर बहुत आसान सी बात है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि ए को मान लेता हूं सॉल्यूट, ठीक है, तो ये जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ए बी के, तभी यहां पर पॉजिटिव डेविएशन परफॉर्म होता है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में यह ख्याल आ जाता है कि सर ऐसा क्यों हुआ है, तो वैसे मैंने डिटेल में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, परंतु अब जब बात निकली है तो थोड़ा सा मैं यहां पर समझा ही देता हूं ताकि आप दोनों को यह पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप दोनों को बोल रहा हूं, हम दोनों के लिए यह सारी कहानी क्लियर हो जाए। अब भाई जरा देखना, अच्छे से समझ लेना, तो एक बार में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सपोज तुम्हारे पास में ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास में एक सॉल्यूट और ये रहा तुम्हारे पास में दूसरा सॉल्यूट, ठीक है रे भाई, सिलेक्ट हो जा, हो गया, हाँ आ जाओ पास में, ठीक है भैया, ये सॉल्यूट है। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे ये सॉल्यूट हो गए, कंट्रोल C एंड V, आओ, ये यहां पर ऐसी कहानी हो गई। अब इसमें भी हम लोग जरा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को यहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से कहानी क्लियर हो जाए। इसको कौन सा कलर दे दें, ब्लू कलर दे देते, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशन हुई है कि सर यहां पर होता यह है कि आपके पास में रखा हुआ जो सॉल्यूट है एंड यहां पर रखा हुआ जो सॉल्वेंट है वो पास पास होता है, पर इनसे जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन बनाते टाइम पर यह देखा जाता है कि यहां पे सॉल्यूट का पार्टिकल इधर है, सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर है। अब क्या हुआ भाई साहब, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ए और बी के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये कम कब हो रहा है, सर जब आपने सॉल्यूशन बनाया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो गर्मी देने पर ये क्या होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। जब गर्मी देने पर ये इधर उधर भागेंगे तो ऑब्वियस बात है प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। पहले प्रेशर क्यों कम हुआ था, सर प्रेशर इसलिए कम था क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे थे, परंतु जैसे इनको साथ में मिलाए एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। ऑलरेडी ये दूर जाना चाहते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको गर्मी और दे दी, ये और दूर भागना चालू कर देंगे। और अगर यहां पर ये ऐसी सिचुएशन को परफॉर्म करते हैं जहां ये जाना चाहते हैं एक दूसरे से दूर, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन परफॉर्म होता है। और अगर यहां पॉजिटिव डेविएशन परफॉर्म होता है तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन में हम उल्टा बोलते हैं। यहां पर क्या फॉर्म होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है भाई साहब, क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों सर ऐसा होगा, सर बात बहुत सिंपल सी है। पहले अगर इनसे बॉइल करने में मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा था क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, परंतु ये बनने पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, माइट बी पॉसिबल ये हो गया सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड या हो गया 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ऑलरेडी दूर जाना चाहते हैं, थोड़ी सी गर्मी दे दोगे अपने आप ही प्रेशर बढ़ जाएगा, दूर भागेंगे ये। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इतनी सारी कहानी को 2 नंबर में जरा सा डायग्राम के साथ समझा दोगे तो सामने एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपकी कॉपी देख के कि भैया मजा आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड मोलैरिटी क्या होती है। 2 मार्क का क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जब कभी भी बात की जाए तो बस इतना बोल दो, सर आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। परंतु एक बात याद रखना, ओबेज राउल्ट्स लॉ एट the all range of
कंसंट्रेशन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन की हर रेंज पर अगर कोई राउल्स लॉ को ओबे करता है, जो कि होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या कहलाता है भाई साहब? सर वो कहलाता है मेरे पास में आइडियल सॉल्यूशन। अब ये एंटायर रेंज क्यों बोल रहा हूं या ऑल रेंज क्यों बोल रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं जो भी कोई आपके पास में सॉल्यूशन रखा है, एनी सॉल्यूशन, अगर इसका कंसंट्रेशन जो है वो आपने लेके रखा है डाइल्यूटेड, ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो ये कंफर्म है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमेशा बिहेव करता है कैसा? आइडियल सॉल्यूशन के जैसा। परंतु अगर जैसी कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हो तो ये अपना आइडियल नेचर लूज कर देता है और नॉन आइडियल बनना चालू कर देता है। सो ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन की जब कभी भी बात की जाती है तो ये राउट्स लॉ को ओबे करते हैं एट द ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बात? इजी है, समझ में आ गया। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आता है मोलैरिटी। बहुत ही सिंपल, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होगा? डिनोट तो करते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला हमारे पास में अलग अलग है। अगर आपको यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म पे लिखना है तो क्या लिखा जाएगा भैया? चेंज इन आपके पास में क्या हो जाएगा मोलैरिटी के लिए? नंबर ऑफ मोल, अरे चेंज क्यों लिख रहा हूं मैंने वो दिमाग में वही बिठा के रख लिया, वो क्या बोलते हो उसको, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले केमिकल काइनेटिक्स शूट कर रहा था, ठीक है। मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। मोलैरिटी हमारे पास में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। परंतु अगर इसके प्रैक्टिकल फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने क्या मान लिया? इसको x मान लिया। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास, इसको मैं mm लिख देता हूं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किसके अंदर? मिलीलीटर के अंदर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ये कहानी होती है आपके पास में किसकी? मोलैरिटी की। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वो यूजफुल फॉर्मूला जिसके ऊपर आपसे न्यूमेरिक पूछे जाते हैं, ठीक है भाई साहब। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बोल के रखा है एक गैस ए है जो कि ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर के अंदर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर, विच ऑफ द टू गैसेस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ KH या हेनरीज कांस्टेंट एंड वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वापस हेनरीज लॉ हमारे पास में आ चुका है। अब देखो यहां पर आपके पास में क्या घटना होती है, हेनरीज लॉ पे बात करी गई है, तो मैं काम करता हूं सीधा सा यहां हेनरीज लॉ लिख ही देता हूं। हेनरीज लॉ क्या बोलता है रे भाई? प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के, ठीक है भाई साहब, ये कहानी बोलता है। अब इसने बोल के रखा हुआ है कि जो गैस होती है मोर सॉल्युबल होती है ए वाली एज कंपेयर टू बी एट द सेम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। अब एक चीज समझो, टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग हम जब कभी भी बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर क्या हो जाता है? सर प्रेशर भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो, है कि नहीं? तो अगर यहां पर यह बोलता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है तो हम भी मान लेते हैं, माना कि प्रेशर क्या हो चुका है? कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली? 1 एज्यूम कर ली। प्रेशर की वैल्यू अगर मैं 1 एज्यूम करता हूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा? हेनरीज कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। जहां से मैं ये बोल सकता हूं कि हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? सर इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अगर बढ़ी तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसी पॉइंट के बेसिस पर आंसर दे सकते हो। अगर ए वाला गैस ज्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है, ए वाला गैस क्या है? ज्यादा सॉल्यूबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू
कम होगी। उसने क्या पूछ के रखा था, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो आप क्या बोलोगे यहां पे कि सर जो हेनरीज कांस्टेंट है गैस ए के लिए, इसकी वैल्यू क्या है, कम, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो उसी कंपैरिजन में जो हेनरीज कांस्टेंट है गैस बी के लिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन बी, बी की सॉल्युबिलिटी कम है, तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। या उल्टा बोलो, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, कम। तो पहले वाले का आंसर तो ये लो भैया आ गया आपके पास में। नाउ दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। ठीक है, क्या बोला है, अगर आपके पास में कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो कौन सा डेविएशन शो करता है इन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उल्टा याद रखो, मैक्सिमम पे नेगेटिव होगा, मिनिमम पे पॉजिटिव होगा। अगर यहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। क्यों नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, सर रीजन बहुत सिंपल सा है, जो कि यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि सर जब कभी भी नेगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है तो सर इसकी कहानी यहां पर यही होती है कि यहां पर मौजूद वही इंटरेक्शन। अच्छा, अब तुम लोग ये जान गए हो ना, इंटरेक्शन करना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, एक लिख दूंगा ए सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, बीबी लिख दूंगा। अगर तुम्हारे पास में डेविएशन नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर आप ये बोलोगे कि सर कहानी कुछ ऐसी होती है, जिसका मतलब क्या है कि सर यहां पर ये जो घटना है ये क्या है, सर ये है आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो इनके पार्टिकल्स होंगे इनको गैस बनने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है। जब बॉइलिंग टेम्परेचर या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो राइज हो जाता है, बिकॉज ये शो कर रहे थे नेगेटिव डेविएशन जहां पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बोलता है, स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर 298 केल्विन 760 mm ऑफ Hg और हेनरीज कांस्टेंट। सारी वैल्यू ऑलरेडी हमको दे के रखी हुई है, हमें पता है बहुत सिंपल सा होने वाला है। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है भैया, प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। नाउ क्या पूछा है उसने, सॉल्युबिलिटी पूछी है CO2 की, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 निकालना है। निकल जाएगा, हाँ सर बहुत आसान है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन में हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि सर यहां पर KH की वैल्यू कितनी है, सर KH की वैल्यू है मेरे पास में 1.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो रहा है हमारे पास में 6, ये वाली कहानी है। तो बस करना क्या है, इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया। देखो इसका कोई काम नहीं है। 298 केल्विन क्या है, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे घटना हो रही है। अब देखो भैया मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि हम लोगों का टाइम बर्बाद ना हो कैलकुलेशन करने में, क्योंकि करना तो वही कैलकुलेशन है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.08 इंटू 10 टू दी पावर -8, 6.08 इंटू 10 टू दी पावर -8, ये आ रहा है इसका क्या, सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई कहानी कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन ठंडे पानी देन गर्म पानी। भाई साहब बता ही दिया था, ठंडे पानी में ज्यादा मजा आता है। ठंडे पानी में ज्यादा मजा इसीलिए आता है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ज्यादा। और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस उनको अच्छे से आराम से मिलेगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा। परंतु अगर ऑक्सीजन गैस कम हो गई तो ऑब्वियस बात है समस्या बढ़ेगी। जस्ट पहला वाला क्वेश्चन तो देखो भैया, जो आपके पास में क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था और बिल्कुल रिसेंट में
कहां पूछ लिया, 2018 में भी पूछ लिया, तो 18 में पूछा और 19 में अगले साल में दोबारा पूछ लिया। बताओ भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाली कहानी है। नाउ दूसरी कहानी होती है, एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर एनॉक्सिया रिजल्टिंग द इनएबिलिटी टू थिंक। सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, खो देते हैं। क्यों खो देते हैं भाई साहब? क्योंकि भैया ये जो आपके पास में सोचने समझने की शक्ति है, ये जो वर्ड है थिंक, वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है किससे? इस ऑक्सीजन गैस के कंपोजिशन से। होता क्या है कि जब कभी भी आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, तो हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर ये जो ऑक्सीजन गैस की जो डेंसिटी है या जो इनका प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वहां हवा, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, हवा पतली हो जाती है। तो हवा पतली होने की वजह से ऑक्सीजन गैस में आ जाती है कमी। और हमें पता है हमारी बॉडी की हर एक मसल, चाहे वो दिमागी मसल हो या हाथ पैरों की मसल हो, हर किसी को यूटिलाइज करने के लिए, हर किसी को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर ये जो ऑक्सीजन है इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वहां आपको ये एनॉक्सिया फील होता है, जिस वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसलिए हायर एल्टीट्यूड हिमालय पर जाने वाले हमेशा गैस के सिलेंडर पीछे लटका कर जाते हैं ताकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। नाउ बात कर लेते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला बोल के रखा हुआ है मोल फ्रैक्शन एंड दूसरा बोल के रखा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, तो भैया मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग आपके पास में कहानी क्या होती है, जरा उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पे फर्स्ट मोल फ्रैक्शन की, तो भाई साहब मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है x से। और मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में फ्रैक्शन होता है आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं, तो माना कि Na इज इक्वल टू मेरे पास में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वहीं पर दूसरी तरफ में मान लेता हूं कि आपके पास में है Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, ये कहानी है। तो अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, यहां पर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वहीं पे बात कर लेता हूं, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो ये हो जाएगा मेरे पास में NB अपॉन में Na प्लस NB। तो बस इतनी सी बात है। एंटायर वैल्यू या जो एंटायर या टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है उसमें से कितना फ्रैक्शन कंटेन करता है सॉल्वेंट या सॉल्यूट, यही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो भैया पहली वाली कहानी यहां पर हो चुकी है डन। दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं। दूसरा वाला आपके पास में है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को तोतलाने पर क्या निकलता है, मोलैलिटी। सिंपल सी बात है भाई साहब, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होने की वजह से जब इसके फॉर्मूले को स्टडी किया जाता है तो फॉर्मूला निकल कर आता है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पर किस में आता है, इन किलोग्राम्स में आता है। बाद में अगर इसके प्रैक्टिकल फॉर्मूले की बात करता हूं जो हमें यूज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में आता है मेरे पास में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर W ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा, परंतु ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर जो यहां पर वैल्यू होगी वो ग्राम से बदल किलोग्राम से बदलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम्स में। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म होती है। इसको अकेले को क्या लिखना, दोनों ही बता देता हूं ना, दोनों ही तो हमारे पास में है, तो मैं दोनों को ही मार्क कर देता हूं। जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन है या जो मोलैलिटी है, ये दोनों के दोनों ही क्या होती हैं, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10
डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहला बोलता है what happens when a pressure greater than a osmotic pressure is applied on the solution side separated from solvent by a semi permeable membranes। ये कहानी बोल के रखी गई है। तो चलिए जी जरा कहानी को हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। अगर चित्रों की मानी जाए तो यहां पर बोल के रखा हुआ है कि सर आपके पास में कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर के बीच में हम लोगों ने लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग हमने जाना कि सर एक तरफ रखा हुआ है हमारे पास में सॉल्वेंट और एक तरफ क्या रखा हुआ है हमारे पास में सॉल्यूशन, ये रखा हुआ है। अब कहानी ये बोलता है कि प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। परंतु यहां पर इन सभी को जानने से पहले एक छोटी सी घटना हम लोगों को जाननी है। वो ये है कि सर जब कभी भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ भागना चालू कर देता है। ठीक है भाई साहब, क्या होगा, यहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, और सॉल्यूशन का अमाउंट कम है, लो, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, लो कंसंट्रेशन है। तो हाई से लो अपने आप ये जाना चालू कर देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये घटना क्या कहलाती है सर, ये घटना कहलाती है आपके पास में ऑस्मोसिस। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर आने वाले पार्ट जो कि बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है भाई साहब, क्या बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यह एक्चुअल में होता है ऐसा प्रेशर जो कि अप्लाई करने से, यहां पर प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सो एक सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट आपके पास में जनरेट होगा कि यहां पर ऑस्मोसिस की घटना हो रही थी और इस ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन से जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई करा होगा तो ये ऑस्मोसिस की घटना रुक जाएगी। परंतु यहां पर एक बात बोल के रखी गई है कि अगर मैं यहां पर ऐसा प्रेशर जिसकी अभी वहां बात कर रहे थे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो जाए, ये और ज्यादा हो जाता है, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, वो सॉल्यूशन के साइड पे आपने यहां पे लगाना चालू कर दिया फ्रॉम सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो क्या घटना होगी भैया, सर बहुत आसान है, पहले ये जो प्रेशर था उसे रोक रहा था। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ये जो प्रेशर था ये इसे अभी रोक रहा था। अब यहां पर जो प्रेशर मैंने अप्लाई करा है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आप बोलते हो कि यहां पर जो प्रेशर था वो हमने बढ़ा दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसको क्या नाम दे दिया, पी डैश नाम दे दिया। पहले सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने से कोई नहीं रोक रहा था, ऑस्मोसिस, प्रेशर लगा दिया तो इसका यहां पर आना स्टॉप हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रेशर मैंने अगर और ज्यादा बढ़ा दिया तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा कि जहां सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सब कुछ जा रहा था, वहीं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ उल्टी डायरेक्शन में फ्लो चालू हो जाएगा। और खुद इस बात को यहां पर ध्यान दो कि अगर सर ऐसी घटना होती है तो इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, इस घटना को हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से। अरे बाप रे, तो सब मिक्स हो गया, खिचड़ी बन जाती है यार। ठीक है, इसको यहां से ये क्या कर दिया, कंट्रोल जी, हाँ ठीक है छोड़ो, ऐसी समझ लो यार, सिंपल सा है। यहां पर पहले यहां से यहां जा रहा था, अब मैंने प्रेशर को और बढ़ा दिया है, तो अगर P डैश प्रेशर लगा दिया तो पहले जहां सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जा रहा था ना, तो वो यहां पर अब रुक जाएगा। चलो बना ही देता हूं यार, थोड़ी सी मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है भाई। ऐसा ऐसा, ये इसको यहां पर मैं पटक देता हूं। ठीक है, शेप चेंज करो, ये वाला लो, ये वाली घटना हो गई हमारे पास में, सीधा हो जा,
हो गया। ठीक है, ये वाली घटना हो गई। इस घटना के बाद में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि सर यहां पर रखा हुआ था आपके पास में सॉल्वेंट और यहां पर रखा हुआ था सर आपके पास में सॉल्यूशन। अगर आप बात करते हो कि सर ऐसी कुछ घटना थी, यहां पर आपने प्रेशर अप्लाई करा था, प्रेशर हो गया P डैश, तो इस तरह की घटना के तहत आप अब ये बोलोगे कि जहां पहले सॉल्वेंट से सॉल्यूशन ट्रांसफर हो रहा था, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है सर? ये घटना कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है भाई साहब, क्या कहलाती है ये? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? इजी है, समझ में आया? तो बस इतनी सी घटना है। नाउ बात कर लेते हैं एसीटोन को अगर हम ऐड कर देते हैं प्योर एथेनॉल के अंदर। एसीटोन क्या होता है भाई साहब? मेरे पास में एसीटोन होता है, मेरे पास में CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, वही कीटोनिक ग्रुप होता है आपके पास में, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो अब क्या हो गया? एसीटोन को किसके अंदर? प्योर इथेनॉल के अंदर मिलाया, तो इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH होता है इथेनॉल। तो भैया दोनों को जब साथ में मिलाया जाता है तो यहां पर परफॉर्म होता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है भाई साहब, क्या परफॉर्म होता है? पॉजिटिव डेविएशन परफॉर्म होता है। पॉजिटिव डेविएशन की क्या कहानी है सर? अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये नॉन पोलर है। इस वाले की बात करता हूं तो सर ये तो पोलर दिखाई दे रहा है। नॉन पोलर और पोलर को जब आप साथ में मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन परफॉर्म हो रहा है उसमें इंटरैक्शन नहीं होता है, और सर इंटरैक्शन नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो बस रे भाई, इतनी सी घटना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फुर्ती से बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, न्यूमेरिक सॉल्व करने के लिए मेरे पास में है एक बहुत ही शानदार सी टेक्निक। इस टेक्निक के तहत मैं क्या बोलता हूं कि कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, टाइम बचेगा। कई सारे लोग बोलते हैं अरे भैया पूरा पेपर पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आया, 4 बार पढ़ो। क्वेश्चन पूरा पढ़ते जाएंगे तो पेपर कब सॉल्व करेंगे मेरे भाई? तो ऐसी टेक्निक है जिससे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और डायरेक्ट सॉल्व कर लो। कैसे? चलो देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बोल के रखा हुआ है। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? TF, फ्रीजिंग पॉइंट मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ग्लूकोज का वेट दे के रखा हुआ है C6H12O6, जो कि कितना है भैया मेरे पास में? 60 ग्राम से। ये समझ में आया? इसके बाद में बोल के रखा है सर मोलर मास कितना है? 180 ग्राम्स। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि सर जो मोलर मास है C6H12O6 का, वो दे के रखा हुआ है 180 ग्राम्स। फिर बोलता है इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर उसको मिला के रखा हुआ है। तो भैया जो वाटर का मास है वो कितना है? 250 ग्राम्स है। और लास्ट में आपको दे के रखी हुई है KF की वैल्यू, जो कि आपके पास में है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? सारा डाटा तुम्हारी आंखों के सामने है। ठीक है, अब क्या होगा सर? सॉल्व करना आसान है। कैसे सॉल्व करना आसान है? तुमने बोला सर ये डाटा लिखा है, परंतु मेरे पास में पहला काम का डाटा कौन सा है? सर ये वाला, मुझे ये फाइंड आउट करना है। परंतु ये जितना डाटा दे के रखा है ये तो सिर्फ मुझे एक फॉर्मूले की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि क्या होता है सर? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। इस फॉर्मूले की तरफ मुझे ले जाता है। और एक बार अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू मैंने रख दी तो सर मुझे पता है डेल्टा TF क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कमी होना। कमी होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां से डेल्टा TF की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी यहां से आपके पास डेल्टा TF आएगा, यहां से TF निकल जाएगा। क्यों सर TF निकल जाएगा? क्योंकि सर जब भी इनिशियल की बात करते हो तो इनिशियल क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। ध्यान रखना रे भैया, पानी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, इजी है। क्या हो जाएगा? जो जो हमारे पास में डाटा है जस्ट सिंपली उसकी वैल्यू को पुट करते जाओ। KF कितना दे के रखा है भैया हमारे पास में? 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी क्या होता है?
गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में होता है यहां पर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है भाई साहब आपके पास में 250 ग्राम। इस पूरे को ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो भैया इस पे पूरे पे जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2.47 केल्विन। ठीक है भाई साहब, 2.47 केल्विन ये निकल कर आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ रही है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं बताऊंगा, वो पॉइंट ये है, डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आई है आपने सपोज यहां पर रख दी, परंतु एक छोटा सा करेक्शन क्या है सर, अगर यहां पॉइंट पे कंसीडरेशन हो रहा है ना, तो इसको फिर कंप्लीट नंबर 273 मत लो, इसको क्या करो सर, इसको भी पॉइंट में लो। पॉइंट में कैसा हो जाएगा सर, अगर ये 2.47 केल्विन है तो पॉइंट पर ये होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अगर एक्यूरेसी तुमको यहां देखनी है डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो फिर सर डेसिमल यहां पर भी जाओ, ये वाला कर दो, माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी यहां पर, TF इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 273.15 माइनस हो जाएगा 2.47 और आ जाएगा केल्विन। देखो भैया सब कुछ सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 270.68 आ रहा है। सब कुछ सॉल्व करा तो क्या आ रहा है, 270.68 केल्विन। ये आ रही है किसकी वैल्यू सर, ये आ रही है हमारे पास में टीएफ की वैल्यू। टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा टीएफ याद रखना क्या कहानी होती है, तो बस रे भाई इतना सा करना है, आंसर आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डाटा लिखते चले जाओ। एक बार डाटा लिख के आ गया तो सारी कहानी आपके पास में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है रे भैया, क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग के लिए रीजन देना है, ठीक है, क्या क्या रीजन देना है। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। ठीक है, इजी है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो प्रिफर किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के लिए क्यों किया जाता है। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि सर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मुझे पता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, C इज इक्वल टू होता है भैया हमारे पास में कंसंट्रेशन। अगर आपके पास में कंसंट्रेशन है तो सर कंसंट्रेशन इक्वल होता है मोलैरिटी के, और यहां पर आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय RT। और पता है इसको और ज्यादा जब सॉल्व करोगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/V/RT। ये क्या हो जाएगा सर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप खुद सोचो सर, ऑस्मोटिक प्रेशर का ये जो आपने यहां पर फॉर्मूला बता के रखा हुआ है, यहां पर कौन सी टर्म आई है सर, यहां पर टर्म आई है मेरे पास में मोलर मास। ठीक है, कौन सी टर्म आई है, मोलर मास आई है। तो इसी वजह से यहां पर इस टर्म के आने की वजह से ही क्या किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर किया जाता है। रीजन यहां पे देके रखा हुआ है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। कौन सा कलर सिलेक्ट करा था मैंने, ऑरेंज वाला करा था ना, ये वाला। ठीक है, तो बस रे भैया इतनी सी कहानी है, क्लियर हो गया। फॉर दिस फॉर्मूला यहां पर आता है मोलर मास, तो इस वजह से हमेशा इसको प्रिफर करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन दे के रखा हुआ है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलैरिटी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है इज नियरली डबल देन मोलैरिटी देन द 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है रे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास में डेल्टा TB। अब ये बोलता है कि जो डेल्टा TB है फॉर क्या, KCl, डेल्टा TB जो KCl है वो ट्वाइस है किसके रिगार्डिंग, डेल्टा TB ऑफ ग्लूकोज के। ग्लूकोज शुगर सॉल्यूशन है ना, तो ये हो जाएगा C12H22O11। इसके क्या है, जस्ट डबल है, 2 गुना है। तो बात आती सर ऐसा कैसे, ये बताओ, ये क्वेश्चन है भैया। अब क्या जवाब दोगे सर, बहुत आसान है।
सर डेल्टा टीबी के फॉर्मूले की बात करें। सर अगर मैं डेल्टा टीबी की बात करता हूं तो ये होता है आपके पास में 1/2 फैक्टर आई के बी इंटू एम, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि सर दोनों में हम इक्वल अमाउंट ले रहे हैं। अगर दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ले रहे हैं तो सर हम चाहो तो इसको आप ऐसा बना सकते हो कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। के हमारे पास कांस्टेंट है और वहां पर मोलालिटी भी क्या हो जाएगी, दोनों के लिए कांस्टेंट निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ये कहानी चल रही है ना। अगर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो 1/2 फैक्टर आई अगर डायरेक्ट सॉल्व करना रहता है तो किस बात पे डिपेंड करता है सर, ये बात पे डिपेंड करता है एसोसिएशन डिसोसिएशन के, जब उसको क्या करा जाता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा जाता है। सो फॉर दैट रीजन अगर मैं बात करता हूं केसीएल की, तो सर केसीएल के लिए वैल्यू यहां पर होती है 2। क्यों होती है, क्योंकि सर अगर आप केसीएल की बात करोगे तो केसीएल डिसोसिएट होता है के पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव में, इनके आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं शुगर जो होता है कभी भी आयंस नहीं बनाता है, शुगर ब्रेकडाउन होने पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, परंतु बात क्या है कि सर वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। और अगर ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है तो आप यहां बोल सकते हो कि सर अगर डेल्टा टीबी की बात करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, तो आपके पास में डेल्टा टीबी फॉर कैसीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, या बोला जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 2 टाइम्स के। वहीं अगर आप शुगर की बात करते हो तो सर जो आपके पास में C12H22O11 है, यहां पर I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो निकल गया दुगना, 2 टाइम्स निकल गया किससे, यहां पर ग्लूकोज से। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है, सिंपल सा एक 1/2 फैक्टर आई का फॉर्मूला लगाना है, उसमें भी देखना है कि जस्ट कितने आयंस में वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास में 0.01 मोलालिटी का एक्वस सॉल्यूशन रखा है ऑफ AlCl3। चलो भाई साहब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हम यहां पर ये बोलते हैं कि सर हमारे पास में AlCl3 का अमाउंट रखा हुआ है 0.01 मोलल, फ्रीजेस एट इतने, मतलब TF की वैल्यू हो जा, TF की वैल्यू है माइनस का 0.068 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात करते हैं तो वही आपके पास में अल्फा की बात आएगी, और बात करके रखा है कि आपके पास में जो KF है वो देके रखा है 1.86। ठीक है भाई साहब, क्या देके रखा है, KF इज इक्वल टू देके रखा हुआ है मेरे पास में 1.86 केल्विन इंटू kg पर मोल, ये देके रखा हुआ है। इसके रिगार्डिंग अब क्या होगा सर, बहुत आसान सा है, इतना डाटा देके रखा है, मुझे निकालना है अल्फा। अल्फा एसोसिएशन डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है 1/2 फैक्टर के ऊपर। अगर आपके पास में यहां 1/2 फैक्टर की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो भैया, इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, समझ में आई बात, तो जस्ट सिंपली आपको क्या लगाना है यहां पर भैया, 1/2 फैक्टर लगाना है और दैट्स इट, कहानी आपके पास में बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, देखो भाई साहब, अच्छा यहां पर ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास में डेल्टा TF की है। 1/2 फैक्टर I निकालना है, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि सर इतने सारे डाटा से तो सर आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में IKF इंटू मोलालिटी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी मैं इस वजह से लगा रहा हूं क्योंकि आपके पास में जो AlCl3 देके रखा हुआ है उसका डिसोसिएशन पूछा गया है, तो जरा इसको भी मैं सॉल्व कर दूं। देखो होता क्या है कि सर अगर आपके पास में AlCl3 गिवन है तो ये जो AlCl3 है जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन करने पर ये कन्वर्ट होता है Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव में। अब यहां पर क्या होगा, इनिशियली इसकी वैल्यू होगी 1, ये होगा 0 और ये भी होगा 0। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा
ये यहां से 1 माइनस हो जाएगा अल्फा, मतलब इतना पार्ट यहां से रिडक्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि सर इसका अमाउंट बढ़ जाएगा अल्फा, और इसका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा सर, आपके पास में 3 अल्फा बढ़ जाएगा। ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स है ना हमारे पास में क्लोरीन, तो ऐसी कहानी है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां से 1 2 फैक्टर को निकाल सकता हूं। थोड़ा से समय का ध्यान रखा जाए, यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब जैसे यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने पर 1 2 फैक्टर i की जो वैल्यू होती है वो यहां पर क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे जितने टोटल आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिवाइडेड बाय इनिशियल स्टेट पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो। तो देखो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा 3 अल्फा, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय क्या कहानी हो जाएगी मेरे पास में 1। अगर आप इसको रिजॉल्व कर देते हो तो आपके पास में क्या होगा, अल्फा से अल्फा हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई की। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस एक ही यहां पर रट्टा बैठ रहा है कि अगर किसी तरह से मुझे आई की वैल्यू मिल जाती है तो आई की वैल्यू मैं यहां रखूंगा और अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, इजी है। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहां पर आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला वो लगाऊंगा डेल्टा टी एफ आई के एफ वाला, तो यहां पर 1 2 फैक्टर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। ये आई ही तो निकालना है, तो जस्ट इसको क्या कर दो, यहां पर इस तरह से रख देते हैं हम लोग। अब भैया देखो यहां पर सारी चीजें दे के रखी हुई हैं, आपके पास में आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 पॉइंट कितना था 068 था, डिवाइडेड बाय के एफ की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय कितने मोलल सॉल्यूशन है 0.01। इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रख लिया है, तो भाई साहब आंसर आ रहा है इसका 3.65। कितना आंसर आ रहा है 3.65। आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी रे भाई, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास i माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। भैया आई की वैल्यू कितनी है सर, ये है आपके पास में 3.65 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना तो पता आंसर आ रहा है आपके पास में 0.883, ठीक है, क्या आ रहा है 0.8833 इतना आ रहा है। और परसेंटेज में अगर बात करते हो तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 88.33% ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस रे भाई इतना सा करना था। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते मैंने डाटा लिख लिया। डाटा लिखकर मुझे यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन आगे किस डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाला है, तो बस सारी वैल्यू मैंने पुट करी, सॉल्व करी और आंसर आ गया। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलो इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में बोल के रखा हुआ है, 5 ग्राम बेंजोइक एसिड ये कंटेन करता है। अब भाई साहब अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करता हूं तो बेंजोइक एसिड क्या होता है C6H5COOH। तो इसके पास में कितने ग्राम बेंजोइक एसिड है, यहां पर सर इसके पास में 5 ग्राम बेंजोइक एसिड है। फिर बोलता है कि सर इस बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना है, सर इसका जो मोलर मास है वो है 122 ग्राम्स पर मोल। ये इसकी कहानी दे के रखी हुई है। अब ये बोलता है 35 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन। टेम्परेचर दे के रखा हुआ है भाई साहब और फ्रीजिंग वाला है ये, तो भैया आपके पास में डेल्टा टीएफ दे के रखा हुआ है 2.94 केल्विन। फिर ये बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, और के एफ की वैल्यू की बात करी है। तो भाई साहब यहां पर के एफ इज इक्वल टू होए हमारे पास में 49 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारे पास में देके रखा हुआ है। और उसने क्या बोल के रखा है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब वही वाला अल्फा ही आपको फाइंड आउट करना है। परंतु बात ध्यान रखना, अगर ये बोलता है एसोसिएशन, ठीक है,
क्या बोल रहा है ये? एसोसिएशन बोल रहा है। तो सर पिछली बार से कुछ तो काम थोड़ा सा अलग होगा, तो भैया क्या काम अलग है हुआ है इसमें जरा ध्यान रखना। तो देखो हुआ ये है कि यहां पर जो हमारे पास में, कहां गया कलर, ये रहा कलर, हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड होगा C6H5COOH, ठीक है, ये कहानी है। तो ये क्या हो जाता है, एक्चुअल में डाइमराइज हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5COOH ट्वाइस में। तो इस रिगार्डिंग घटना क्या होती है, तो सर इसके रिगार्डिंग यहां पर घटना ये निकल कर आती है कि सर यहां होता है कि इनिशियली ये वाली वैल्यू 1 थी, ये वाली वैल्यू 0 थी, बट आफ्टर सम टाइम ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, जबकि ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2। डाइमराइज क्यों हो गया सर, पहले 2 मोल्स थे, अब ये आधा हो चुका है, तो इस वजह से ये घटना आती है। अगेन यहां पर भी सेम वही पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है, सर वापस से 1-2 फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू देके रखी हुई है वो सीधा इंडिकेट करती है किसको, 1-2 फैक्टर को, ठीक है। तो यहां पर 1-2 फैक्टर आपके पास में क्या निकल जाएगा सर, 1-2 फैक्टर I इज इक्वल टू निकलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। उसके बाद में डेल्टा टीएफ वगैरह सारा कुछ आपके पास में गिवन है ही सही, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जस्ट सिंपली वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, जैसे पहले करके रखा हुआ था सेम वैसा का वैसा ही काम करना है, कुछ भी यहां पर उल्टा सीधा नहीं करना है। तो भाई साहब चलिए जी बात कर लेते हैं यहां पर कि घटना एक्चुअल में क्या होके रखी हुई है। तो भैया यहां पर आ जाएगा डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट कितना है, 2.94 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2.94। कलर बदल दें, कलर सेम नहीं रखते हैं, यहां पर कलर को मैं कर देता हूं चेंज, ये आता है 2.94 विच इज इक्वल टू 1-2 फैक्टर मुझे नहीं पता कितना है, तो उसको अभी मैं एज इट इज ही रहने देता हूं। ठीक है रे भाई, उसके अलावा क्या देके रखा हुआ है, उसके अलावा मेरे पास में KF देके रखा हुआ है, KF इज 49, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 49। 1-2 फैक्टर I को मैं यहां पर एज इट इज रहने देता हूं, बचा कुचा सारा काम मैं लिख देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है हमारे पास में 122 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको किसके अंदर मिलाया था 35 ग्राम ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट का फॉर्म जो था उसके अंदर इसको मिला के रखा गया था। ठीक है भैया, देखो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है सब कुछ, यहां पर सॉल्व कर कुरा के आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर एक वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में, उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं रे भैया, यहां पर पता ही है ना क्या कर दोगे, और ज्यादा से ज्यादा मैं ये लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को और सही हो जाए। तो ये हो जाएगा 2.94 मल्टीप्लाइड बाय 122 डिवाइडेड बाय 35 अपॉन पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 49। सब कुछ सॉल्व कर देना, आई की एक वैल्यू आएगी यहां पर पुट करके देख लेना, तो उससे आपके पास एक एंड रिजल्ट आ जाएगा जो कि आएगा भैया आपके पास में अल्फा। तो भाई साहब अल्फा की जो वैल्यू यहां पर आने वाली है वो आने वाली है 0.9752, 0.9752। सब कुछ सॉल्व करोगे ना तो ये आने वाली है, परंतु इसने क्या बोल के रखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या होता है 100 का मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करा तो कितना आंसर आ जाएगा 97.52% यहां पर ये आ जाएगा। तो बस रे भाई इतना सा काम है, ये लो भैया क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 15 डन। 2019 में अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर यह बोल के रखा है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, 300 केल्विन आपके पास में टेम्परेचर है, तो मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम सिमिलर डाटा होता है। 300 केल्विन टेम्परेचर के अंदर हमारे पास में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो भैया वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है मेरे पास में C6H12O6, ये प्रेजेंट है मेरे पास में 30 ग्राम्स। ठीक है, फिर ये बोलता है इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 4.98 बार, ये देके रखा हुआ है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे अगर इस ग्लूकोज का जो यहां पे वैल्यू है वो हो चुका है 1.52
बार, तो आपको यह बताना है व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है रे भाई, समझ में आई बात क्या बोल के रखा हुआ है। यहां पर इतना डाटा दे के रखा हुआ था कि सेम टेम्परेचर पे 30 ग्राम आपके पास में ये था जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ये था, परंतु ऑस्मोटिक प्रेशर उतने ही टेम्परेचर पे अगर 1.52 यहां पर बार्स हो जाए तो आपको यह बताना है व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बताना है भाई साहब किसका? सर कंसंट्रेशन मुझे बताना है ग्लूकोज का। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास में दे के रखा हुआ है। अब मैं करता हूं इसे सॉल्व करते टाइम पर अब सबसे पहली समस्या मेरे दिमाग में ये उठकर आती है कि अरे यार सर, इसके अंदर तो सबसे बड़ी चोट ये होगी कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो जब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है परंतु मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखता हुआ दिखाई दे गया, तो फटाफट फुर्ती से पहले क्या कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या है हमारे पास में? कंसंट्रेशन होता है। नाउ बात कर लेते हैं यहां पे कि सर अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो पहले पाई जी लिख दिया। C हमारे पास में क्या होता है? कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन, ये होता है ना। तो भाई साहब आपको पता है कि कंसंट्रेशन होता है N/V। R आपके पास में कांस्टेंट है, T आपके पास में कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो भैया ग्लूकोज का गिवन मास कितना दे के रखा हुआ है आपके पास में? 30 ग्राम्स, ये दे के रखा हुआ है। इसके बाद में वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। आपको बोल के रखा हुआ था ना, प्रेजेंट इन इट्स लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बोल के रखा हुआ था। ठीक है भाई साहब, और अगर आपके पास में ये बोल के रखा हुआ था तो बस इसी बात पे क्या कर देना है, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है भैया जी, कैसे सॉल्व करोगे आप यहां पे? अब देखो, यहां अगर आप बात करते हो तो भैया नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे सेम ही निकल कर आएगा है, तो उसके बाद में मेरे पास में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा हूं, हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, ये भी सेम आएगा रे भाई। इसको भी हटा दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको भी जरा मैं हटा देता हूं। क्यों हटा दिया मैंने यहां पर? क्योंकि देखो आप रखोगे 30 ग्राम और उसका मोलर मास रखो कितना होता है? 180 ग्राम होता है कि 160 ग्राम होता है? ठीक है, देख लेना, समझ लेना, वो रखोगे वही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर सिर्फ डिफरेंस कहां पर आएगा, इतना करना ही था मेरे को, बस एक लिख देता ना, उससे काम हो जाता। सेकेंड केस पे आपके पास में आ जाता है पाई डैश जी। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाती है। पाई डैश जी पे क्या हो जाएगा? 1.52 बार इतना यहां पर क्रिएट हो जाएगा प्रेशर, और सेम टेम्परेचर पे। अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे सेम यहां पर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, NVRT, ये वाली कहानी आपके पास में बन जाएगी। ठीक है रे भाई साहब, तो इतनी कुछ कहानी बोल के रखी गई है आपके पास में। ठीक है भाई साहब, अब देखो, अच्छा क्वेश्चन देके रखा हुआ यार, पाई जी इज इक्वल टू N/VRT, ये वाली कहानी चल रही थी। इसके अंदर कहानी क्या होती है कि आपके पास में यहां पर, अरे क्या हो गया, आपके पास में यहां पर जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना है आपके पास में भाई साहब? 1 लीटर है। ठीक है, यहीं से केस हमारा बिगड़ा है। यहां पर आपके पास में 1 लीटर है, परंतु सेकेंड टाइम जब आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो यहां पर सेकेंड टाइम का जो वॉल्यूम है वो आपके पास में गिवन नहीं है भाई साहब, ये वाली घटना हो चुकी है। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे यहां पर लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पाई जी इंटू 1 इज इक्वल टू NRT, ये लिखा जा सकता है। उसी तरह से मैं लिख सकता हूं पाई डैश जी इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट वॉल्यूम है उसको क्या लिख देता हूं मैं? V लिखे रहने देता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा? NRT। ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया उसके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या हो जाएगा भाई साहब? अब तो आसान है, आपके पास में वॉल्यूम आपके पास मिल जाएगा, कंसंट्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपके पास मिलता है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास हो जाएगी इक्वल। सो फॉर दैट रीजन यहां पर आ जाएगा मेरे पास में पाई जी इंटू 1 इज इक्वल टू पाई डैश जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। सॉल्व करके देख लेते हैं भाई साहब। पाई जी की वैल्यू कितनी देके रखी है मेरे पास में? ये देके रखा हुआ है 4.98 बार, और पाई डैश जी को मैं लिख देता हूं इसके अपॉन में, जो कि देके रखा है मेरे पास में 1.52, ये देके रखा हुआ है। कितनी बार में चला जाएगा भैया? 4 बार में जा रहा है क्या? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20,
है ना, नहीं 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 जा रहा है। 150 कितना होता है, 250, ये 150 300 400 450 नहीं जा पा रहा है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, मेरे पास में v आ जाएगा। तो भाई साहब यहां से आपके पास में v निकल जाएगा। अब उसने क्या बोल के रखा है, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है आपके पास में, कंसंट्रेशन सर हमारे पास में निकल कर आता है, लिख भी दूं यार, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम तुम्हारे पास में आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना दे के रखा है, ग्लूकोज का 30 ग्राम दे के रखा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूं मोलर मास की, तो भैया क्या है, ग्लूकोज, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, C6H12O6, तो कितना हो जाएगा, 12 होता है, 12 48, 48 दूना 96 प्लस 12, और आपके पास में 12 का 12 24, अच्छा 36 होता है, 36 दूना 72। वारे कैलकुलेशन में भी अब ऐसे काम हो रहे हैं। C6 हो जाएगा तो 12 छंग 72, और ये हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 तिया 48, 48 दूना 96, ये हो जाएगा 96। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0, और कितना हो जा रहा है, 9 और 1 10, 11 7 18, हाँ सही तो मैंने कर रहा था, 180 निकल कर आ रहा है। 130 बाय 180 डिवाइडेड बाय, आपके पास में वॉल्यूम वहां से निकाल लेना, इतनी मेहनत कर लेना भाई साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इतनी मेहनत कर लो, इतना कैलकुलेशन कर लो, तो यहां पे ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम तुम्हारे ऊपर भी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है रे भाई। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जहां बोलता है कि 4% सॉल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज, मोलैरिटी मोलर मास 342 ग्राम्स पर मोल इन वाटर, ये आपने मिला के रखा है। 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट की अगर आप बात करते हो, तो इसको जरा इस तरह से ध्यान देना कि अगर आपके पास में लिखा है 4% W/W, तो यहां पर क्या होता है कि ये होता है आपके पास में सॉल्यूट, और सर ये जो होता है ना, ये पूरे एंटायर सॉल्यूशन की बात करता है। 4% की बात करते हो तो 4% एक्चुअल में क्या होता है आपके पास में 4/100, तो आप बोल सकते हो यहां पर 4 ग्राम जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 100 ग्राम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले वाले डाटा से मुझे यह पता चला हुआ है कि जो आपके पास में सुक्रोज रखा हुआ था, तो इस सुक्रोज का जो वेट है वो कितना आ रहा है आपके पास में 4 ग्राम, और अगर पानी में मिलाया है तो जो वाटर का वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96 ग्राम। और अगर मैं बात कर देता हूं मोलर मास ऑफ सुक्रोज की, ठीक है, तो मोलर मास को मैं क्या लिखता हूं, हमेशा mm लिख देता हूं। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज दे के रखा है 342 ग्राम पर मोल्स। इतना डाटा पहली बार में मुझे समझ में आ गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया गया है 271.15 केल्विन। अब इसमें ध्यान रखना, ये डेल्टा टीएफ नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, सिर्फ टीएफ की वैल्यू है। तो टीएफ कितना आ रहा है मेरे पास में, 271.15 केल्विन, ये आ रहा है आपके पास में टीएफ की वैल्यू। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहां पर टीएफ कैलकुलेट करना है फॉर ग्लूकोज के लिए, और यहां पर ये किसका है सर, ये यहां पर दे के रखा हुआ है सुक्रोज का, ये कहानी दे के रखी हुई है। इन वाटर 5% है, तो 5% का मतलब क्या होगा सर, वही वाली कहानी होती है कि सर अगर 5% है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो आपके पास में ग्लूकोज होगा वो होगा 5 ग्राम, और जो वाटर होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में 95 ग्राम्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वेट बाय वॉल्यूम उसका फॉर्मूला देके रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 273.15। अब देखो डाटा इतना दे गया, मैं बोलता हूं मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या करना है, पर मैंने डाटा लिख दिया। डाटा लिखा तो मुझे टीएफ 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 दिखाई दे रहा है, तो टीएफ टीएफ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मैं यहां लगा देता हूं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी, ये वाली घटना हो जाएगी। यहां पर 1 2 फैक्टर आई नहीं लगेगा, और उसका रीजन आपके पास में साफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि भैया एक ही हमारे पास में क्या देके रखा है, सुक्रोज देके रखा है। उसके आयोनाइजेशन के हम यहां पर अभी ज्ञान गणित नहीं लगा रहे हैं, हमारा मेन क्या काम चल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का काम चल रहा है। ठीक है भाई साहब, ये कहानी चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो मेरे पास में है ही नहीं,
मेरे पास में क्या है सर, मेरे पास में तो TF है। तो जरा बात कर लेते हैं यहां पे। तो सर ये वाली जो घटना हो रही थी ये किसके लिए हो रही है सर, ये हो रही है सुक्रोज के लिए। अरे ये हो रही है अंडू, हटाओ भाई हटाओ। हाँ, ये वाली घटना जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, आपके पास में सुक्रोज के लिए हो रही है। ठीक है भाई साहब, SUCROSE, सुक्रोज के लिए हो रही थी। अब ये घटना अगर सुक्रोज के लिए हो रही है तो इसका डेल्टा TF फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मुझे निकालना है डेल्टा TF तो क्या होता है आपके पास में, TF नॉट माइनस TF, यही फॉर्मूला होता है। TF नॉट क्या होता है, उसका इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या है 273.15। तो मैं यहां लिख देता हूं 273.15। माइनस पे क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस आ जाएगा 271.15, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या आंसर आ गया सर, आंसर आ चुका है 2 केल्विन। तो ये लो रे भाई 2 केल्विन हमारे पास में आंसर आ गया। जैसे ही हमारे पास में 2 केल्विन का यहां पर आंसर आ चुका है तो बस रे भाई यहां पर हो चुकी है हमारी कहानी कंप्लीट। और कहानी जो कंप्लीट हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर जो कहानी आपने बता के रखी उसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास में आ जाएगा 2 केल्विन की जगह में सिर्फ लिख देता हूं 2, विच इज इक्वल टू सर KF की वैल्यू मेरे पास में नहीं है और मैं सारा लफड़ा इसी वजह से कर रहा हूं ताकि KF की वैल्यू को निकाल पाऊं। मोलैलिटी क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। 4 ग्राम था 342 ग्राम्स के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना दे के रखा था रे भैया, 96 ग्राम। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, KF की वैल्यू। यहां पर भैया ये भी सॉल्व करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट तुमको बता देता हूं कि KF की वैल्यू हमने जो निकाल के रखी हुई थी वो कितनी निकल कर आ रही थी। KF की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन में 0.122। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 अपॉन में 0.122 ये आ रही है किसके लिए, KF की वैल्यू। KF क्या होता है, कांस्टेंट। अब जैसे ही आपने यहां पर ये वाली वैल्यू निकाल दी तो सुक्रोज का काम खत्म। अब बात किसकी करते हैं, ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज का ही आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं सेम फॉर्मूला आपके पास में लग जाएगा। तो अगर मैं ग्लूकोज के ऊपर सेम फॉर्मूला लगाता हूं तो ग्लूकोज के लिए क्या लगेगा, डेल्टा TF, KF की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में 0.122, मल्टीप्लाइड में भी क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। और ग्लूकोज का अमाउंट कितना दे के रखा था रे, 5 ग्राम दे के रखा हुआ था। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 180 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 95 ग्राम्स। ये वाली कहानी हो जाएगी। KF वगैरह सब दे के रखा है। इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है आपके पास में 4.8 आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, 4.8 केल्विन, ये आंसर आ रहा है। और इतना करने के बाद एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज का। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा सर, यहां पर इसका कलर चेंज कर दूं मैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सबसे ये अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो देखो क्या निकल जाएगा मेरे पास में, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF मेरे पास में 4.8 दे के रखा हुआ है, विच इज इक्वल टू TF नॉट कितना है मेरे पास में 273.15 माइनस का TF। मुझे इसी TF की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। 15 में से 8 गए, कितने बच गए, ये बच जाएंगे मेरे पास में 0.07, फिर 273 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा मेरे पास में 26, यहां पर सही कर रहा हूं मैं, अरे 15 में से 7 मैंने ऐसे थोड़ी ना माइनस करना है, नॉर्मल वाला थोड़ी ना, डेसिमल वाला है ना भाई, इससे ना थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ये तो यहां पर कैरी लेकर जाएगा, ये बना देगा 268 पहले तो। ठीक है, और क्या हो जाएगा 0.15 और ये कितना था 4.8 है तो भैया यहां पर ये देगा पॉइंट का 35 केल्विन। तो भैया ये रहा आपके पास में क्या, फाइनल आंसर। इतना करने के बाद तब जाके आपके पास में क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना रे, मैं उल्टा लिखता हूं, मैं यहां से वहां उस साइड पे लिख रहा हूं ताकि क्या हो जाएगा कि दिखना आपको सही तरीके से लग जाए। मैं अभी यहां दिखूं ना दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, जब सॉल्व कराऊंगा ना तो वो दिखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है रे भाई, चलो गाड़ी आगे बढ़ाएं।
इसके बाद में आता है आपके पास में 2018 में आया हुआ 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन ना। हाँ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फ्रीजिंग पॉइंट आपको एक्वस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टीएफ नहीं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, टीएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है मतलब टीएफ कैलकुलेट करना है। 10.5 ग्राम मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो कंटेन करता है, तो यहां पर मैं लिखता हूं मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, MgBr2, ये कंटेन करता है 10.5 ग्राम इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। पानी का भी अमाउंट दे के रख दिया है भाई साहब, जो कि आपके पास में है 200 ग्राम्स। फिर ये बोलता है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। भैया डिसोसिएशन हो रहा है, तो जहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात आती है तो वहां पर अब 1-2 फैक्टर लग जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड कितना है, 184 दे के रखा हुआ है। KF की वैल्यू आपके पास में इतना दे के रखा हुआ है, सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है रे, इजी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सर गिवन डाटा से मुझे इतना पता चल गया कि ये यहां पर डिसोसिएट हो रहा है। अगर ये यहां पर डिसोसिएट हो रहा है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, MgBr2 कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव के रूप में। अब क्या हो जाएगा सर, इसकी क्वांटिटी इनिशियली 1 होगी, ये होगा 0, ये हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक है रे भाई, वैसे पता इतना भी नहीं करना पड़ेगा। डिसोसिएशन के अंदर एक अच्छी सी ट्रिक होती है, डायरेक्ट मैं वही लगाता हूं। अब डिसोसिएशन के अंदर अच्छी सी आपके पास में ट्रिक होती है, क्योंकि इसने डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बोला ही नहीं है निकालने के लिए, तो वो अल्फा वल्फा निकालने की जरूरत है ही नहीं। उसने तो क्या बोल के रखा है, ये निकालो। तो तुमको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या टेक्निक बताई थी, मैंने यहां पर टेक्निक बताई है कि अगर यहां पे आपके पास में कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो तब आता है ना जब डिसोसिएशन पूरा नहीं होता है, किसी रेट से डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पर आपके पास में अगर MgBr2 है तो इसके ब्रेकडाउन करने पर आपको मिल जाता है Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव। मतलब यहां टोटल 3 आयंस मिलते हैं डिसोसिएट होने पर, तो इस वजह से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब यह होता है कि आप यहां पर इनिशियली वैल्यू लेते हो 1, यहां पर 0, यहां पर 0, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 100% डिसोसिएट हो गया ना, तो ये वाली बात हो गई। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा 3। KF की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.86। मोलैलिटी की बात कर लेते हैं, तो मोलैलिटी क्या होता है मेरे पास में, गिवन मास जो कि है 10.5 अपॉन में मोलर मास जो कि कितना दे के रखा हुआ है रे भैया, ये दे के रखा हुआ है 184, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय पानी कितना देके रखा है हमारे पास में 200 ग्राम्स देके रखा हुआ है। ठीक है भाई साहब, इन सभी को सॉल्व करना, सॉल्व करने पर भैया इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है आपके पास में 1.592। ठीक है भाई साहब, क्या निकल कर आएगी 1.592, परंतु ध्यान रखना ये डेल्टा TF की वैल्यू है। जो आपके पास में डेल्टा TF की वैल्यू है तो उसमें से आपको क्या निकालना है सर, उसमें से आपको TF निकालना है। तो सर बहुत आसान है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि यहां पर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमेशा से ही आपके पास में, अच्छा इसको इधर उधर कर दें तो यहां पर क्या होगा TF, डेल्टा TF उधर चला जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। TF नॉट की बात करते हैं तो इनिशियली हमेशा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 होता है, माइनस का क्या हो गया 1.592, यहां पर ये वाली घटना हो गई। TF निकल कर आ जाएगा, ये आ रहा है 271.408। ठीक है, क्या आ रहा है
271.408। तो बस रे भाई इतनी घटना आ रही है, करा कुछ नहीं है, सिंपल सा डाटा भर रख दिया और सिर्फ एक टर्म कंप्लीट डिसोसिएशन ने मुझे इस बात पे आगे खींच दिया कि भैया अगर कोई भी चीज कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है तो जो 1 फैक्टर आई होता है वो सीधे सीधे नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना सा काम करना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा PYQ समझ में आ गया है तो बस रे भाई इसी बात पे हमारा आज का लेक्चर हो जाता है डन। ठीक है, आज की कहानी हो चुकी है हमारे पास में पूरी, परंतु कहीं जाइएगा मत क्योंकि इसके बाद में अगला चैप्टर भी आपके पास में आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो बस फटाफट से, चैनल को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उल्टा बोल दिया मैंने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।